हेलो एवरीवन, वेलकम टू दून लॉ मेंटर। भारतीय न्याय संहिता की जो लेक्चर सीरीज है उसमें आपका स्वागत है। लेक्चर नंबर 32 ऑफ भारतीय न्याय संहिता लेक्चर सीरीज, जिसके अंदर कंसेंट जो आपका एक जनरल डिफेंस है, जनरल एक्सेप्शन है भारतीय न्याय संहिता के अंदर, उससे रिलेटेड जो जो प्रोविजन है उनको हम डिस्कस करेंगे, इलस्ट्रेशंस के साथ डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करेंगे। और कंसेंट, सिर्फ कंसेंट नहीं, उसके अलावा जो दूसरे छोटे मोटे माइनर डिफेंसेस हैं, चाहे कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ हो, चाहे ट्रिफलिंग एक्ट्स हो, या एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म वाला जो आपका डिफेंस है, जनरल एक्सेप्शन है, उसको हम करेंगे। सेक्शन नंबर 25 से लेकर 33 ऑफ दी भारतीय न्याय संहिता बेसिकली इस लेक्चर के अंदर आपका डिस्कस किया जाएगा। सेक्शन नंबर 25 से लेकर 33 ऑफ दी भारतीय न्याय संहिता तक बेसिकली डिस्कस किया जाएगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और अपने नोट्स साथ के साथ बनाते रहिए। आपके बहुत सारे डाउट्स होते हैं, मगर मैं आपको हमेशा ये कहता हूं, अगर आपने सेशन बहुत अच्छे से देखा है तो आपको वो डाउट नहीं आने चाहिए और अपने नोट्स जरूर बनाते रहिएगा। और कंटेंट अच्छा लगता है दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। बहुत दिनों के बाद आपके साथ आया हूं और रेगुलरली अब फ्रीक्वेंसी फिर से बढ़ाएंगे। फैमिली में थोड़ी एंगेजमेंट हो गई थी तो उस वजह से कुछ दिनों तक आपके लिए सेशन नहीं आ पाए थे। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक बहुत ही खास इंफॉर्मेशन, हम अपना बैच स्टार्ट कर रहे हैं नया विद भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो आप जुडिशरी और एपीओ एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे जुडिशरी और एपीओ बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं फ्रॉम आवर वेबसाइट doonlawmentor.com, या फिर हमारी एंड्रॉइड ऐप, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप जल्दी से कनेक्ट कर लीजिए और इस सेशन के एंड तक बने रहिएगा। फीडबैक कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा। सेशन स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 25 हमारा कंसेंट, देखिए सेक्शन 25 से हमारे कंसेंट से रिलेटेड या फिर जो ये माइनर डिफेंसेस की अगर आप बात करेंगे तो ये सेक्शन 25 से शुरू होते हैं। बेसिकली कंसेंट की जो हमारा जो मेन प्रोविजन है जो सेक्शन 25 से स्टार्ट हो रहा है, उसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि हार्म सफर्ड बाय कंसेंट इज नो ऑफेंस। ठीक है, अगर आपने अपनी मर्जी से कोई अपना नुकसान करवाया, सामने वाले को बोला कि मुझे डंडा उठा के मार दे, ठीक है, या मुझे 2 थप्पड़ मार दे, तो आप बाद में इस व्यक्ति को, जिसने आपको 2 थप्पड़ मारे हैं, डंडा मारा है, आप इसके खिलाफ केस नहीं कर सकते। ठीक है, कि उसने आपके लिए, आपके अगेंस्ट कोई क्राइम कर दिया है। बेसिकली इस चीज पर ये जो डिफेंस है ये बेस है, हार्म सफर्ड बाय कंसेंट इज नो ऑफेंस और हार्म कॉज्ड बाय कंसेंट इज नो ऑफेंस और हार्म सफर्ड बाय कंसेंट में आपको कोई भी डिफेंस नहीं मिलेगा। ठीक है, जो भी व्यक्ति है जिसने आपने बोला कि भूई मुझे ये मार दो, मुझे 2 चाटे मार दे, खींच के चप्पल उठा के मेरा सिर पीट दे, ठीक है, और सामने वाले ने कर दिया काम बिना इलविल के, गुड फेथ में, आपकी बात का अनुपालन करते हुए, तो उस व्यक्ति ने, जिसने चप्पल मारी है, जिसने थप्पड़ मारा है, आप उसके खिलाफ कोई भी क्राइम का केस दर्ज नहीं करा सकते। हालांकि इसकी कुछ एक्सेप्शन है कि आप सामने वाले को बोले कि भाई मुझे मार दे, वो पिस्टल उठाता है और आपको गोली मार देता है, आपको क्यों, थर्ड पर्सन को मारता है, सॉरी फॉर एग्जांपल, ठीक है, या किसी और को मार देता है या ग्रीवियस हर्ट कॉज कर देता है, तो उस सिचुएशन के अंदर भी डिफेंस वो एज अ जनरल एक्सेप्शन की तरह काम नहीं करेगा। उसी के ऊपर चीजें हैं, देखिए डिटेल में क्या करते हैं। एक्ट नॉट इंटेंडेड एंड नॉट नोन टू बी लाइकली टू कॉज डेथ। ऐसी एक्ट जो किस मंशा से की गई थी, डेथ कॉज करने की मंशा से तो नहीं की गई थी। नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ, ना ही उनको करते समय व्यक्ति को यह नॉलेज थी कि डेथ कॉज हो सकती है या ग्रीवियस हर्ट कॉज हो सकती है, बट दे वर डन बाय कंसेंट। नथिंग विच इज not intended to cause death, nothing which is not intended to cause death or grievous hurt and which is not known by the doer, जो कर रहा है व्यक्ति,
टू बी लाइकली टू कॉज डेथ, उसको पता ही नहीं कि इससे डेथ कॉज हो जाएगी या ग्रीवियस हर्ट कॉज हो जाएगा, इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म विच इट मे कॉज और बी इंटेंडेड बाय द डूअर टू कॉज टू एनी पर्सन above 18 years of age. This is very very important. Above 18 years of age. कंसेंट तो तभी रेलिवेंट होगा ना जब सामने वाला कंसेंट देने के लिए लॉफुली एबल होगा, और एज ऑफ कंसेंट कितनी है? 18 साल. दैट इज वाई इट इज मेंशन्ड दैट 18 ईयर्स की बात की गई है. हु हैज गिवन कंसेंट, और कंसेंट का नेचर कैसा हो सकता है? एक्सप्रेस और इम्प्लाइड. चाहे वर्बली बोला है, इंप्लाइड है कि आप उसके कंडक्ट से इंप्लाई कर रहे हो. टू सफर दैट हार्म, टू सफर दैट हार्म और बाय रीजन ऑफ एनी हार्म विच इट मे बी नोन बाय द डूअर टू बी लाइकली टू कॉज टू एनी सच पर्सन हु हैज कंसेंटेड टू टेक द रिस्क ऑफ दैट हार्म. सिंपली क्या है कि जो व्यक्ति कर रहा है, दो लोग हैं ए और बी. ए ने बी को बोला कि भाई तू एक काम कर, वो भाभी जी घर पर है सीरियल देखा है आप लोगों ने? भाभी जी घर पर है सीरियल देखा है आप लोगों ने? उसके अंदर एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है सक्सेना जी. देखिएगा एन टीवी पर बढ़िया कॉमेडी आती है. उसके अंदर एक सक्सेना जी है, वो लोगों से कहते रहते हैं मुझे थप्पड़ मारो, मुझे इलेक्ट्रिक शॉक दे दो. एक्चुअल में उनका थोड़ा सा क्रैक्ड माइंड है. अगर हम अनसाउंडनेस की बात ना करें, उस चीज़ को छोड़ दें अलग से, तो वो क्या कह रहे हैं, सामने वाले को मुझे थप्पड़ मार दो. तो सामने वाला जब मार देता है उसको, तो ये जो सक्सेना जी हैं ये केस नहीं कर सकते. मगर यहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि जो मार रहा है उसके अंदर, चाहे वो उस जो सीरियल है जो हम देखते हैं उसके अंदर, चाहे जो उस नाटक के जो और किरदार हैं वो मार रहे हैं या कोई और कर रहा है, अगर उनकी मंशा इस पर्टिकुलर व्यक्ति की डेथ कॉज करने की नहीं है, इंटेंशन नहीं है डेथ कॉज करने की, ना ही इंटेंशन ग्रीवियस हर्ट कॉज करने की, या उनको नॉलेज नहीं है कि इससे डेथ कॉज हो जाएगी या हर्ट कॉज हो जाएगी, चाहे सच में ही डेथ कॉज हो जाए, चाहे हर्ट सच में ही ग्रीवियस हर्ट कॉज हो जाए, तब भी वो कंसर्न्ड पर्सन लायबल नहीं होगा, बिकॉज द पर्सन हु हैज सफर्ड हार्म हैज गिवन हिज कंसेंट फॉर सफरिंग दैट हार्म. गॉट माई पॉइंट? अब इसको आप एक इलस्ट्रेशन की तरीके से समझते हैं और इसको दोबारा से फिर थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे. ए एंड जेड एग्री टू फेंस विद ईच अदर. आपने वो तलवारबाजी वाली लड़ाई देखी है? तलवारबाजी वाली लड़ाई, दो लोग एक दूसरे के साथ ये एग्री करते हैं कि हम भाई तलवारबाजी करेंगे, एक दूसरे से तलवारबाजी का खेल खेलेंगे. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों लोग तलवारबाजी कर रहे हैं, गुड फेथ में कर रहे हैं, विद द इंटेंशन दैट कि इल विल फाउल प्ले के साथ किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, और एक दूसरे ने कंसेंट दे दिया है कि भाई चलो तलवारबाजी करते हैं. अब इस एक्ट के दौरान अगर एक पार्टी की बिना गलती के, बिना इलविल के, अगर दूसरे वाले को वो तलवार कहीं लग जाएगी, तो जिसने मारी है उसको कोई भी लायबिलिटी नहीं दी जाएगी. ए एंड जेड एग्रीज टू फेंस विद ईच अदर फॉर एम्यूजमेंट पर्पस. क्या है? एम्यूजमेंट है, मनोरंजन के लिए करना चाह रहे हैं. दिस एग्रीमेंट इंप्लाइज द कंसेंट ऑफ ईच अदर टू सफर एनी हार्म विच इन द कोर्स ऑफ सच फेंसिंग मे बी कॉज्ड विदाउट फाउल प्ले. जो ये एग्रीमेंट है, इस एग्रीमेंट का पर्पस है क्या है कि एक दूसरे को, इन दोनों में से जो लोग तलवारबाजी ये दोनों ने एग्रीमेंट किया है, इनमें से अगर खेलते समय किसी को लग जाती है तो उस समय पर, और बिना किसी इलविल के, बिना किसी बैड फेथ के, गुड फेथ होते हुए अगर किसी को लग भी जाएगी, तो जिसके ने मारा है उसको कोई भी अपराध के लिए लायबल नहीं किया जाएगा. एंड इफ ए वाइल प्लेइंग फेयरली hurt Z, A commits no offense because of the provision contained in section 25 which says that harm suffered by consent is no offense if the person who has given his consent is above the age of 18 years. अगर वो एज ऑफ मेजॉरिटी से ज्यादा एज का है और अपने फ्री विल से, अपने स्व इच्छा से कंसेंट देता है कि सामने वाला उसके ऊपर कोई भी एक्ट कर सकता है या उस चीज का रिस्क लेता है. यहां पर एग्री तो नहीं किए थे कि मतलब भाई तू मुझे तलवार मार ही मार,
यहां पर दोनों पार्टीज ने रिस्क लिया कि हम तलवारबाजी कर रहे हैं, और रिस्क किस चीज का लिया? तलवारबाजी के दौरान अगर एक दूसरे को लग जाती है गलती से तलवार, तो हम वो रिस्क लेने को तैयार हैं, इस चीज का कंसेंट दिया। और इस दौरान अगर वो सही से खेल रहे थे बिना किसी बैड फेथ के, और एक की तलवार दूसरे को लग जाती है और जिससे उसको इंजरी हो जाती है, देन इन दैट केस द पर्सन कंसर्न्ड विल नॉट बी लायबल। नथिंग विच इज नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट। इंटेंशन नहीं है डेथ कॉज करने की या ग्रीवियस हर्ट कॉज करने की, मगर हो जाए तो। या जैसे ही आप एक एग्जांपल लीजिए, आप क्रिकेट मैच देखने गए, आजकल क्रिकेट मैच चल रहे हैं ना, क्रिकेट मैच देखने गए स्टेडियम में, और स्टेडियम में आप बैठ गए। यहां पर आप रिस्क ले रहे हैं कि अगर बॉल आपको लग गई, आपको नुकसान जो हो गया, तो आप उसके लिए केस नहीं करेंगे पर्टिकुलर खिलाड़ी पर, ठीक है। हालांकि एक वो टोर्ट में भी केस है, मगर यहां पर पर्टिकुलरली हम देख रहे हैं कि अगर आप जब क्रिकेट मैच को देख रहे हैं और बॉल लग गई, कारक वाली बॉल खेलते थे, अब तो सॉफ्ट वाली कोस्को वाली बॉल आती है, पर पहले हार्ड बॉल होती थी, उससे खेलते थे और वो बहुत तेज लगती थी। तो जो खेल रहा है, दूसरे लोग जो खेल रहे हैं, जो फील्डिंग कर रहे हैं, या जो दर्शक दीर्घा में बैठे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं कंसेंट दे रहे हैं ना कि वी टेक द रिस्क ऑफ, इफ द बॉल, अगर वो बॉल हमें लगेगी तो हम उस चीज का रिस्क लेने के लिए तैयार है। एक सेकेंड बेटा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? ए एंड जेड एग्री टू फेंस विद ईच अदर फॉर अम्यूजमेंट। अगर उस दौरान अगर कोई चोट लग जाए, नुकसान हो जाए, तो उस चीज के लिए जिसने किया है वो लायबल नहीं होगा, वो लायबल नहीं होगा। इज इट क्लियर? वो लायबल नहीं होगा। थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया था, आप लोगों को पता ही है कि वीडियो के अंदर फ्लक्चुएशन वो कई बार आ जाता है, टेक्नोलॉजी है। तो मूविंग टू द नेक्स्ट प्रोविजन, एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ और डन बाय कंसेंट इन गुड फेथ फॉर पर्सन्स बेनिफिट। जो ये प्रोविजन है, एक्चुअली इस प्रोविजन की हेल्प कौन लेते हैं? डॉक्टर्स लेते हैं, टीचर्स लेते हैं। अब तो खैर स्कूलों में पिटाई को बिल्कुल ही बैन कर दिया गया है, हमारी तो बहुत पिटाई हुई है। हमारे तो घर वाले भी ऐसे थे, जाके और कहते थे कि 4 और मार दो जी। वहां पर अगर टीचर पिटाई कर रहा था स्कूल में हमारी, तो किस मंशा से कर रहा था? हमें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, फॉर द पर्पज ऑफ कि हम पढ़ लें, लिख लें, ठीक है। तो उसके ऊपर ये डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है, इफ द पर्सन कंसर्न इज सफरिंग फ्रॉम एनी सीरियस डिसीज, तो उसके लिए ऑपरेशन करने की जरूरत है। ऑपरेशन सक्सेसफुल भी हो सकता है और अनसक्सेसफुल भी हो सकता है, ठीक है। अनसक्सेसफुल हो गया तो क्या पता वो लुढ़क ही जाए, मर ही जाए इंसान। मगर यहां पर डॉक्टर की मंशा डेथ कॉज करने की नहीं है, ग्रीवियस हर्ट कॉज करने की नहीं है, उस पर्सन के बेनिफिट के लिए है। अगर कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया तो वो जिंदा भी तो रह सकता है फॉर एंटायर लाइफ, जो बीमारी है वो क्योर भी तो हो सकती है। तो उसी पर्पज को ध्यान में रखते हुए जो ये प्रोविजन है, ये बेनिफिट किसके बेनिफिट के लिए बनाया गया है? डॉक्टर्स के बेनिफिट के लिए, टीचर्स के बेनिफिट के लिए, या ऐसी ही एम्प्लॉयड अथॉरिटी वाले पर्संस के लिए। ये क्या कह रहा है? सेक्शन 26, एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ और डन बाय, एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ डन बाय कंसेंट इन गुड फेथ फॉर द पर्सन्स बेनिफिट। यहां पर देखिए सिर्फ मेंशन है डेथ, नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ। ग्रीवियस हर्ट मेंशन नहीं है, ग्रीवियस हर्ट को स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया गया। और इसके पीछे रीजन क्या है कि जब डॉक्टर ऑपरेशन करेगा तो वो काटा चीरा वीरा लगाता है, ठीक है। सर्जरी करते टाइम तो कट भी लगते हैं बॉडी में, तो दैट, और वो ग्रीवियस हर्ट है, तो ग्रीवियस, और उसको ऑपरेशन करने के लिए जब तक सर्जरी नहीं करेगा, सर्जरी करने की इंटेंशन है ना, तो वो ग्रीवियस हर्ट में आ जाएगा ना। तो दैट इज व्हाई ग्रीवियस हर्ट इज नॉट स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन दैट थिंग। इसमें और 25 के अंदर डिफरेंस क्या है? 25 के अंदर कंसेंट था, और यहां पर देखिए कि क्या है, यहां पर भी कंसेंट है, मगर यहां पर ग्रीवियस हर्ट कॉज करने के लिए की जा रही है, ग्रीवियस हर्ट कॉज तक करने की अनुमति दी जा रही है। यहां पर भी कंसेंट है, मगर
जो 25 था उसके अंदर पर्सन का बेनिफिट नहीं था, जो कंसर्न्ड व्यक्ति है जिसके ऊपर वो हार्म कॉज किया जा रहा था उसका कोई बेनिफिट नहीं हो रहा था। मगर यहां पर जो पर्पस है हार्म कॉज करने का वो उस कंसर्न्ड व्यक्ति का बेनिफिट है। ये बहुत मेजर डिफरेंस है 25 और 26 के अंदर। नथिंग विच इज नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ, सिर्फ डेथ कॉज करने की, अगर डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है तो उसकी इंटेंशन डेथ कॉज करने की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ग्रीवियस हर्ट, सीरियस इंजरी, टाके लगाएगा बॉडी में, या अगर किसी की बॉडी के अंदर गैंग्रीन हो गया है या कुछ गलत चीज, मतलब एक इन्फेक्शन हो गया है और उसको बाहर निकालना पड़ेगा ना, तो उसको क्या कहते हैं, जो डेड पार्ट हो गया है बॉडी का, सर्जरी करके उसको बाहर निकालना पड़ेगा, तो वो उसके बाद फिर घाव बनेगा, घाव पे नई स्किन आएगी, तो वो क्या है, एक तरह से ग्रीवियस हर्ट तो है ही ना वो। तो यहां पर यही कारण है कि सिर्फ डेथ को छोड़ा गया है। एक्ट नथिंग विच इज नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ, एनी एक्ट विच इज डन विद द इंटेंशन कॉजिंग एनी अदर थिंग एक्सेप्ट डेथ, वो यहां पर सेव हो रही है। इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म विच इट मे कॉज, कोई भी ऐसा हार्म ये कॉज कर सकती है, बी इंटेंडेड बाय द डूअर टू कॉज और बी नोन बाय द डूअर टू कॉज। यहां पर अगर डॉक्टर सर्जरी कर रहा है तो उसको पता तो है ना कि भाई घाव तो आएगा ही, अगर पस पड़ गई है बॉडी में और वो फैल रहा है वो इन्फेक्शन, तो उसको पहले जो इन्फेक्टेड पार्ट है उसको हटाना तो पड़ेगा ना। हटाने के लिए चीरा लगाना पड़ेगा, जो नाइफ वगैरह सीजर वगैरह यूज होंगे, तो उससे क्या होगा, वहां से ब्लड वगैरह भी निकल सकता है। ठीक है, तो मतलब डॉक्टर को ये पता है कि ग्रीवियस हर्ट हो सकती है, मगर यहां पर सिर्फ चीज क्या छोड़ी हुई है, सिर्फ डेथ वाला पार्ट छोड़ा हुआ है। यही कारण है, और ये जो प्रोविजन है मेनली डॉक्टर के, एक ये भी यूज होता है और एक कम्युनिकेशन इन गुड फेथ भी होता है, वो भी है। बी नोन बाय द डूअर टू बी लाइकली टू कॉज टू एनी पर्सन फॉर हुज बेनिफिट इट इज डन, जिसके बेनिफिट के लिए किया जा रहा है। पर्पस क्या है, इन गुड फेथ, हु हैज गिवन अ कंसेंट, हु हैज गिवन अ कंसेंट वेदर एक्सप्रेस और इंप्लाइड टू सफर दैट हार्म और टू टेक द रिस्क ऑफ दैट हार्म। अब मैं आपको एक सिंपली एक नॉर्मल चीज बताता हूं कि आपको बचपन में कभी ना कभी चोट लगी होगी या अभी भी चोट लग जाती है। ठीक है, आप चोट लगने के बाद जो डिटोल, अब सपोज करो वहां से ब्लड वगैरह बह रहा है, आपका फ्रेंड या आपके फैमिली मेंबर फटाफट से रुई पर डेटोल लेते थे और वो आपके यहां लगाए, आपको कितनी जलन होती थी उससे देख। और मगर जो डेटोल लगा रहा है उसका पर्पस क्या है कि आपका वो घाव और बढ़े ना और वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। अगर नॉर्मल व्यक्ति बिना उस चीज के, अगर किसी ऐसी चीज पर, बॉडी के कट पार्ट पर यहीं पर अगर कोई ऐसे डाल दे, तो एकदम तो मतलब आपकी सेंसेशंस तो एक्टिव हो ही जाती है ना, तो उसमें क्या होगा, वो ऑफेंस होता। मगर यहां पर जो वो डिटॉल लगाया जा रहा है, पर्पस क्या है, आपके बेनिफिट के लिए लगाया जा रहा है ताकि वो चोट जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। वेदर एक्सप्रेस और इंप्लाइड टू सफर दैट हार्म और टू टेक द रिस्क ऑफ दैट हार्म। ए सर्जन नोइंग दैट अ पर्टिकुलर ऑपरेशन इज लाइकली टू कॉज डेथ। अब देखिए यहां पर, देखिए इस चीज को, एक चीज और देखिएगा, विच इज नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म विच इट मे कॉज और बी इट इंटेंडेड बाय द डूअर टू कॉज और बी known by the doer to be likely to cause to any person whose benefit it is done in good faith। ए सर्जन, एक सर्जन को यह पता है कि एक ऑपरेशन करने से डेथ हो सकती है, मगर यहां पर सर्जन की इंटेंशन नहीं है डेथ कॉज करने की। नॉलेज होना दूसरी बात है और इंटेंशन होना अलग बात है। ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ तो बच जाएगा, ऑपरेशन अनसक्सेसफुल हुआ तो वो कंसर्न्ड व्यक्ति मर भी सकता है। यह बात डॉक्टर को पता थी। ठीक है, ए सर्जन नोइंग दैट अ पर्टिकुलर ऑपरेशन इज लाइकली टू कॉज द डेथ ऑफ जेड हु सफर अंडर द पेनफुल कंप्लेंट बट नॉट इंटेंडिंग टू कॉज डेथ। यहां पर डॉक्टर की मंशा उसकी डेथ कॉज करने की नहीं है। हाँ, डॉक्टर को नॉलेज है कि ऑपरेशन करने से डेथ हो सकती है, मगर डॉक्टर की मंशा नहीं है डेथ कॉज करने की। ठीक है,
एंड इंटेंडिंग इन गुड फेथ। गुड फेथ का मतलब आप सेक्शन 2 क्लॉज 11 से निकालेंगे ना बीएनएस के, जहां पर क्या है गुड फेथ मतलब ड्यू केयर एंड अटेंशन। पर्पस क्या है ऑपरेशन करने का? जेड्स बेनिफिट। परफॉर्म दैट ऑपरेशन ऑन जेड, जेड के कंसेंट के साथ करता है। अगर ऐसा करते टाइम अगर कुछ हो भी जाए तो डॉक्टर ने कोई अपराध नहीं किया है। ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस, डॉक्टर इज सर्जन इज प्रोटेक्टेड बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 26 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता, सेक्शन 26 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता। मूविंग टू द नेक्स्ट प्रोविजन which talks about act done in good faith for the benefit of a child or person of unsound mind। यहां पर जो एक्ट की जा रही है वो किसी बच्चे के बेनिफिट के लिए की जा रही है या किसी पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड के बेनिफिट के लिए की जा रही है। मगर एक चीज आपको यहां पर ध्यान देनी है, यहां पर गार्जियन का कंसेंट है। स्पेसिफिकली वो प्रोविजन है जिसके थ्रू टीचर्स स्कूल में हमारी पिटाई करते थे, हमारी तो बहुत हुई है। पर्पस क्या? हमारे तो मम्मी पापा ने बोल रखा था कि कूटो इनको, पढ़ाओ, नहीं पढ़ते हैं तो पिटाई कर दो। सेमी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे, होती भी पिटाई थी बढ़िया, डंडे लगते थे हमें तो। मैथ में बुरे हालात थे तो होती थी पिटाई, बाकी सब्जेक्ट में तो कोई दिक्कत नहीं थी, मैथ में होती थी। 10th तक ही चलाया फिर मैथ। चलो, एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ अ चाइल्ड और पर्सन ऑफ अनसाउंड बाय और बाय कंसेंट ऑफ गार्जियन। अब यहां पर क्या सिर्फ गार्जियन के कंसेंट से जो एक्ट की गई है वही प्रोटेक्टेड है, या कई बार हमारे गार्जियन भी हमें मार देते थे, थप्पड़ वगैरह मार देते थे, वो भी प्रोटेक्टेड है? इस प्रावधान के अंदर दोनों चीज प्रोटेक्टेड है। आइदर द एक्ट इज डन बाय गार्डियन और डन बाय द कंसेंट ऑफ गार्जियन, और एक्ट इज डन बाय द कंसेंट ऑफ गार्जियन, बोथ द एक्ट्स आर प्रोटेक्टेड इन दिस प्रोविजन। एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ अ चाइल्ड और अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, या किसी पागल व्यक्ति के बेनिफिट के लिए की जा रही है, किसके द्वारा? बाय, या तो गार्जियन ने कर दिया और बाय कंसेंट ऑफ गार्जियन, कंसेंट गार्जियन का कंसेंट लेकर किसी थर्ड पर्सन ने वो एक्ट किया है, जैसे टीचर्स। ठीक है। नथिंग विच इज डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्सन अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज। यहां पर जो एज का क्राइटेरिया दिया गया है, दिस प्रोविजन इज एप्लीकेबल वेयर द एक्ट इज डन टू अ चाइल्ड अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज, या फिर पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। जहां तक पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड की बात है, ऑफ एनी एज, किसी भी एज का, ऑफ एनी एज, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड ऑफ एनी एज, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड ऑफ एनी एज। बाय, बाय के बाद कॉमा है, बाय से पहले भी कॉमा है और बाय के बाद भी कॉमा, बाय और बाय कंसेंट, आइदर एक्सप्रेस ऑफ द गार्जियन और अदर पर्सन हैविंग लॉफुल अथॉरिटी ऑफ दैट पर्सन, इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म विच इट मे कॉज और बी इंटेंडेड बाय द डूअर टू बी known to be by the doer to be likely to cause to that person, provided that this exception shall not extend to the intentional causing of death or to the attempting to cause death। यहां पर कंसर्न व्यक्ति डेथ कॉज नहीं कर सकता है या इंटेंशनल कॉजिंग ऑफ डेथ अटेम्प्ट नहीं कर सकता है। द डूइंग ऑफ एनीथिंग विच द पर्सन डूइंग इट knows to be likely to cause, the doing of anything which the person doing it knows likely to cause death for any purpose other than preventing the death or grievous hurt or the curing of any disease, grievous disease or infirmity। यहां पर ध्यान देखिएगा, यहां पर ऑब्वियसली पिछले प्रावधान के अंदर कंसेंट ऑफ
द पर्सन कंसर्न था। अगर किसी बच्चे का एक सर्जरी करानी है, ऑपरेशन कराना है, देन इन दैट केस कंसेंट ऑफ गार्जियन विल बी रिक्वायर्ड। ठीक है, यहां पर एक चीज लिखी है कि ये सेक्शन कब एप्लीकेबल नहीं होगा, जहां पर आप इंटेंशन के साथ उसकी डेथ कॉज कर रहे हैं या अटेम्प्टिंग टू कॉज डेथ की बात है। मगर अगर कंसर्न व्यक्ति को नॉलेज है कि इससे डेथ कॉज हो सकती है, तब ये एक्ट की जा सकती है, बशर्ते क्या चीज है, द एक्ट इज डन फॉर द पर्पज ऑफ सेविंग द लाइफ ऑफ द कंसर्न्ड पर्सन। अगर नॉलेज है और हार्म रोकने का पर्पज डेथ को रोकना नहीं है, ग्रीवियस हर्ट को रोकना नहीं है, तब आप इस नॉलेज के साथ नहीं कर सकते कि इससे डेथ कॉज हो सकती है। इलस्ट्रेशन देखिएगा, द वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ अ ग्रीवियस हर्ट और अटेम्प्टिंग टू कॉज ग्रीवियस हर्ट unless it be for the purpose of preventing death or grievous hurt or the curing of any grievous disease or infirmity। सबसेक्शन है ये इसका, the abatement of any offense the committing of which it would not extend। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। इलस्ट्रेशन देख लीजिएगा, A in good faith for his child benefit without his child consent। A अपने बच्चे के बेहतरी के लिए, उसके बेनिफिट के लिए, मगर बच्चे के कंसेंट के बिना, has his child cut for stone by a surgeon knowing to be likely that operation will cause the child death। बच्चे की सर्जरी करा देता है जिसमें पता है कि ऐसा करने से हो सकता है कि बच्चे की डेथ हो जाए, बट नॉट इंटेंडेड टू कॉज जेट्स डेथ। यहां पर बच्चे की डेथ कॉज करने के लिए नहीं कराया जा रहा, बच्चे की लाइफ को सेव करने के लिए कराया जा रहा है। ठीक है, हेयर ए इज विद इन देन एक्सेप्शन इन एज मच एज द ऑब्जेक्ट वाज द क्योर ऑफ द चाइल्ड। सेक्शन 28 की बात करें, ए कंसेंट इज नॉट सच अ कंसेंट एज इज इंटेंडेड बाय एनी सेक्शन ऑफ दिस संहिता। अब जो कंसेंट है, हम कंसेंट को कब वैलिड कंसेंट नहीं मानेंगे, कंसेंट नोन टू बी गिवन अंडर फियर और मिसकंसेप्शन। मतलब देखिए, अगर आप इसको थोड़ा सा कंसेंट की हम बात करते हो, कंसेंट का मतलब है एग्रीइंग ऑन समथिंग। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति एग्री नहीं कर रहा, बोल दिया कि हाँ भाई कंसेंट है, मगर नॉट वैलिड कंसेंट। वैलिड कंसेंट कब नहीं होगा, व्हेन आइदर दैट इज नॉट वॉलंटरी, अपनी स्व इच्छा से नहीं कर रहा है, या फिर वो किसी मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट की वजह से कर रहा है, या सामने वाले ने उसको कोई डरवर दिखा दिया है, उस वजह से कंसेंट दिया जा रहा है। इन दैट केस दैट कंसेंट विल नॉट अमाउंट टू द वैलिड कंसेंट फॉर द पर्पज ऑफ संहिता। ए कंसेंट इज नॉट सच अ कंसेंट एज इज इंटेंडेड बाय एनी सेक्शन ऑफ दिस संहिता इफ द कंसेंट इज गिवन बाय पर्सन अंडर फियर ऑफ इंजरी और अंडर अ मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट, एंड इफ द पर्सन डूइंग द एक्ट नोज और हैज रीजन टू बिलीव दैट द consent was given in such fear or conception। if the consent is given by a person, अगर कोई व्यक्ति fear of injury या किसी misconception of fact की वजह से अपना consent दे देता है, and if the person doing the, और जो वो व्यक्ति सामने वाला एक्ट कर रहा है उसको ये पता है या तो नॉलेज है, knows और has reason to believe, या उसे विश्वास है कि जो ये कंसेंट दिया गया है ये फियर ऑफ इंजरी की वजह से दिया गया है, मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट की वजह से दिया गया है, तब वो कंसेंट वैलिड कंसेंट नहीं होगा। इफ द कंसेंट इज गिवन बाय ए पर्सन हु फ्रॉम अनसाउंडनेस ऑफ माइंड और इंटॉक्सिकेशन इज अनेबल टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड कंसिक्वेंसेज ऑफ दैट टू विच ही गिव्स कंसेंट। अगर कोई व्यक्ति अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की वजह से या नशा किया हुआ है इंटॉक्सिकेशन की वजह से, उस स्टेट ऑफ माइंड में कैसी स्टेट ऑफ माइंड होनी चाहिए कि वो अनेबल टू अंडरस्टैंड है कि वो जो कर रहा है, जो कंसेंट दे रहा है या जो भी काम कर रहा है, उसे पता ही नहीं कि वो क्या कर रहा है और उसके कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं। अगर ऐसी स्थिति के अंदर वो कंसेंट दे देता है, देन वो भी एक वैलिड कंसेंट नहीं होगा फॉर द पर्पज ऑफ भारतीय न्याय संहिता। ठीक है,
तीसरा क्या है, क्लॉज सी, अनलेस द कंट्रोरी अपीयर्स फ्रॉम द कंटेक्स्ट इफ द कंसेंट इज गिवन बाय पर्सन हु इज अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज। 12 साल को एज ऑफ कंसेंट माना गया है फॉर द पर्पज ऑफ क्रिमिनल लॉ। अगर किसी 12 साल के व्यक्ति, 12 साल से कम उम्र के बच्चे ने अगर कंसेंट दिया है, दैट विल बी डीम्ड दैट इट इज नॉट अ वैलिड कंसेंट। 12 साल से कम उम्र के बच्चे ने अगर कंसेंट दिया है तो उसको हम वैलिड कंसेंट नहीं मानेंगे। एज ऑफ कंसेंट, यहां पर एज ऑफ कंसेंट फॉर द पर्पज ऑफ क्रिमिनल लॉ इज 12 ईयर्स। एज ऑफ कंसेंट फॉर द पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड मैरिज इज 18 ईयर्स। इन द केस ऑफ गर्ल्स, मैरिज के रेफरेंस में, इन द केस ऑफ गर्ल्स 18 ईयर्स एंड इन द केस ऑफ बॉयज 21 ईयर्स। कॉन्ट्रैक्ट के रेफरेंस में 18 ईयर्स फॉर बोथ मेल एंड बॉय, मेल एंड फीमेल, but for the criminal law purposes age of consent for suffering the harm by consent, age of consent under criminal law is 12 years। अगर consent 12 साल से कम उम्र के बच्चे के द्वारा दिया जा रहा है, that will not be a valid consent। इसको पढ़ लीजिएगा। सेक्शन 30 बात करता है एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्सन विदाउट कंसेंट। अब देखिए, हमने कंसेंट की बात की, कंसेंट के साथ कोई हार्म सफर किया जा रहा है उसको तो प्रोटेक्ट किया गया, बट देयर में बी सर्टेन सिचुएशंस, सर्टेन नेसेसरी एंड इंपेंडिंग सर्कमस्टांसेस, जहां पर या तो कंसेंट लेने का टाइम नहीं है, ठीक है, या पता है कि सामने वाला कंसेंट नहीं देगा, बट द एक्ट पर्टिकुलरली इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द पर्सन कंसर्न्ड। तब ऐसी स्थिति के अंदर तब भी वो एक्ट प्रोटेक्टेड है, उसके बारे में ये प्रोविजन है सेक्शन 30। सेक्शन 30 में कंसेंट नहीं है, बट पर्पस क्या है, फॉर डूइंग द बेनिफिट ऑफ द पर्सन, पर्सन के बेनिफिट के लिए किया जा रहा है, तब वहां पर भी ये बेनिफिट है, तब भी एक्सेप्शन की तरह काम करेगी। नथिंग इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म विच इट मे कॉज टू अ पर्सन फॉर हुज बेनिफिट, जिसके लिए की जा रही है, मगर कंडीशन क्या है कि ऑब्वियसली अगर आप डिफेंस लेना चाह रहे हो तो आपको गुड फेथ में प्रूव करना पड़ेगा, गुड फेथ तो प्रूव करना ही पड़ेगा, गुड फेथ इवन विदाउट दैट पर्सन्स कंसेंट, बिना उस व्यक्ति के कंसेंट के बिना भी। इफ द सर्कमस्टांसेस आर सच दैट इट इज इम्पॉसिबल फॉर दैट पर्सन टू सिग्निफाई कंसेंट, जिसके लिए ऑपरेशन करना है, जिसको सपोज करो डॉक्टर को सर्जरी ही करनी है, उस व्यक्ति का घर वाला कोई नहीं है हॉस्पिटल में और डॉक्टर अकेला है और वो बेसुध है, जो विक्टिम जिसके ऊपर सर्जरी करनी है, ऑपरेशन करना है, जिसका ऑपरेशन करना है, वो दे ही नहीं सकता अभी कंसेंट। तब ऐसी स्थिति के अंदर उसकी जान बचाने के लिए, इन सारी उसके बेनिफिट के लिए बिना कंसेंट के भी काम किया जा सकता है, फॉर दैट पर्सन टू सिग्निफाई even without that person's consent if the circumstances are such that it is impossible for the person to signify consent। वेजिटेटिव स्टेट के अंदर है, कोमा के अंदर है, कंसेंट दे ही नहीं सकता, तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में प्रोटेक्टेड होगा। और इफ दैट पर्सन इज इनकेपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट, अगर वो व्यक्ति खुद से इनकेपेबल है तो उसके बिहाफ पे कोई और कंसेंट देने वाला भी नहीं है, एंड हैज नो गार्जियन और अदर इन लॉफुल चार्ज ऑफ हिम from whom it is possible to obtain consent in time for the time being for his benefit। कोई और व्यक्ति भी नहीं है जो उसका गार्जियन बनकर उसके बेनिफिट में, उसके बिहाफ पे कंसेंट दे सके। मतलब सिचुएशन ऐसी है, उसके बेनिफिट के लिए काम करना है, मगर उसके ना वो कंसेंट दे सकता, ना उसके बिहाफ पे कोई और कंसेंट दे सकता, और एक्ट करनी बहुत जरूरी है। तब उस स्थिति के अंदर आप वो एक्ट कर सकते हो। प्रोवाइडेड दैट दिस सेक्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू, ये कब नहीं एक्सटेंड होगा, द इंटेंशनल कॉजिंग ऑफ डेथ और अटेम्प्टिंग टू कॉज डेथ, द डूइंग ऑफ एनीथिंग द पर्सन डूइंग इट नोज टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और एनी पर्पज अदर देन प्रिवेंटिंग द डेथ और ग्रीवियस हर्ट। ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा, ये वही चीज है। इसका इलस्ट्रेशन देखिएगा, जेड इज थ्रोन फ्रॉम हिज हॉर्स, जेड अपने घोड़े से गिर गया है और इनसेंसिबल हो गया है, बेसुध हो गया है, उसको पता ही नहीं कि कहां है क्या नहीं है। अब एक सर्जन फाइंड्स दैट जेड रिक्वायर्स टू बी ट्रीटेड, ए नॉट इंटेंडिंग जेड्स डेथ इन गुड फेथ
बट फॉर जेड्स बेनिफिट परफॉर्म ऑपरेशन बिफोर जेड रिकवर्स हिज पावर ऑफ जजिंग फॉर हिमसेल्फ। यहां पर अगर डॉक्टर एक्ट करता है, सर्जन एक्ट करता है, तो जेड ने, उसने, सर्जन ने कोई भी ऑफेंस नहीं किया है। बाकी ये सेम इलस्ट्रेशंस हैं, पढ़ते रहिएगा। एक्सप्लेनेशन देखिएगा। मियर पेक्यूनरी बेनिफिट इज नॉट बेनिफिट विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। पेक्यूनरी बेनिफिट इस प्रावधान के लिए बेनिफिट की डेफिनेशन के अंदर नहीं आएगा। मॉनिटरी बेनिफिट नहीं है कवर सिर्फ, ठीक है। अब कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ। अब इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। कोई व्यक्ति बहुत बीमार हो जाता है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, वो हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है, उसकी सर्जरी वगैरह होती है, ठीक है। सर्जरी होने के बाद सर्जरी अनसक्सेसफुल हो जाती है। अब वो डॉक्टर आके फैमिली मेंबर्स को बता रहा होता है, उस कंसर्न व्यक्ति के ब्रदर को बता रहा होता है, उसके फादर को बता रहा होता है कि सॉरी वी कुड नॉट हेल्प यू, वी कुड नॉट सेव हिज लाइफ। अब यहां पर जो व्यक्ति मरा है उसकी दादी साथ में खड़ी थी, उसने ये बात सुन ली और सुनते ही वो भी सिधार गई, टेंशन में, शॉक में। तो यहां पर जो कम्युनिकेशन किया गया है डॉक्टर के द्वारा वो प्रोटेक्टेड है अंडर द क्रिमिनल लॉ। अगर कोई कम्युनिकेशन गुड फेथ में किया जा रहा है, दैट इज कंप्लीटली प्रोटेक्टेड। कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ। नो कम्युनिकेशन इन गुड फेथ is an offense by reason of any harm to life to the person to whom it is made if it is made for the benefit of that person। या कोई व्यक्ति, डॉक्टर किसी व्यक्ति को कह देता है उसके चेकअप वगैरह करने के, तुम्हें एड्स है या तुम्हें कैंसर है, तुम्हें 3rd स्टेज का कैंसर है, तुम 3 महीने के बाद, बस तुम्हारी जिंदगी 6 महीने की बची हुई है। यहां पर जो डॉक्टर के द्वारा कम्युनिकेशन किया गया है, गुड फेथ में कम्युनिकेशन किया गया है, चाहे सामने वाला पर्सन इस बात से टेंशन में आके तुरंत ही मर जाए, ठीक है। अब जो मैंने आपको एक दादी वाला एग्जांपल दिया था कि दादी वहीं खड़ी थी, उसने वो बात सुन ली, क्या कम्युनिकेशन दादी को किया गया या ब्रदर को किया गया, ये बात इंपॉर्टेंट है। क्योंकि लैंग्वेज को देखिएगा, नो कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म टू द पर्सन टू हुम इट इज मेड, जिसको किया जा रहा है, ठीक है। आप उसी के रेफरेंस में देखोगे, ठीक है, तो कोई भी ऑफेंस नहीं होगा इफ इट इज मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट पर्सन। ए सर्जन इन गुड फेथ कम्युनिकेट्स टू ए पेशेंट हिज ओपिनियन दैट ही कैन नॉट लिव, द पेशेंट डाइज इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ शॉक। डॉक्टर गुड फेथ में अपने पेशेंट को कहता है तुम्हारी जिंदगी 6 महीने की बची हुई है, और ऐसा सुनते ही पेशेंट शॉक में आके वहीं के वहीं मर जाता है। यहां पर डॉक्टर commits no offense though he knew that it is likely that the communication might cause the patient that। चाहे डॉक्टर को ये पता था कि ये बात सुन के कंसर्न्ड पेशेंट की डेथ हो जाएगी, उसी समय वो मर भी सकता है, तब भी कंसर्न्ड डॉक्टर इस प्रावधान के अंदर प्रोटेक्टेड है। सेक्शन 32 बात करता है एक्ट टू विच अ पर्सन इज कंपेल्ड बाय थ्रेट्स। मतलब अगर आपके कान पर बंदूक रख दें और बोले कि भाई जाके बैंक लूट लो, और आप अगर बैंक लूट लेते हैं, तो अभी इस प्रोविजन के अंदर देखें, मगर मैं आपको इसका मर्म बता रहा हूं कि यू विल नॉट बी लायबल। हाँ, अगर इसी एक्ट के अंदर थ्रेट देके कंपल्शन करके बोला जा रहा है 3rd पर्सन को मार दो, तब फिर प्रोटेक्शन नहीं है। रीजन बीइंग देखिएगा, एक्ट टू विच अ पर्सन इज कंपेल्ड बाय थ्रेट एक्सेप्ट मर्डर, मर्डर को छोड़कर। मतलब अगर कोई कंपल्शन कर रहा है, कोई थ्रेट कर रहा है, तो उसमें आप किसी व्यक्ति का मर्डर नहीं किया जा सकता। मर्डर करोगे तो पनिशमेंट हो जाएगी, इस डिफेंस का बेनिफिट नहीं मिल सकता। एन ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट, ना ही ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट पनिशेबल विद डेथ। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु इज कंपेल्ड टू डू इट बाय थ्रेट्स विच एट द टाइम ऑफ डूइंग इट, किस समय, जिस समय वो कर रहा है, एट द टाइम ऑफ डूइंग इट,
रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन दैट इंस्टेंट डेथ टू दैट पर्सन विल अदरवाइज बी द consequence. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इंस्टेंट डेथ विल अदरवाइज बी द consequence. एक व्यक्ति सड़क पर जा रहा होता है, बैंक के बाहर होता है, बैंक के बाहर उसे 4 लोग पकड़ लेते हैं और उसकी कनपट्टी पर बंदूक रखते हैं, बोलते हैं कि फटाफट जाके बैंक को लूट के आ, नहीं तो तुझे यहां मार देंगे. यहां पर फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ है. अगर ये व्यक्ति इस डर से कि अब मैं मर ही जाऊंगा, इस चीज से बचने के लिए अगर बैंक को लूट लेते हैं तो दे विल नॉट बी लायबल. हाँ, अगर ये व्यक्ति जो लूटने आए थे और जो व्यक्ति वहां बैंक के बाहर घूम रहा था उसको ये कहते थे जाके तुम गार्ड को गोली मार दो, और मार देता, तो तब ये प्रोविजन सेव नहीं कर पाता, क्योंकि यहां पर लिखा है एक्सेप्ट मर्डर. मर्डर नहीं कॉज करना, ना ही स्टेट के खिलाफ कोई ऐसा अपराध, स्टेट के खिलाफ अपराध कैसा, जैसे सिडिशन वगैरह, या आर्मी के खिलाफ कोई ऑफेंस, ठीक है, जो स्टेट ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट है, ऐसा कोई भी अपराध नहीं करना जो डेथ के साथ पनिशेबल है. तब हर तरीके का ऑफेंस बच जाएगा, उसमें यह डिफेंस अवेलेबल हो जाएगा. Provided that the person doing the act did not of his own accord or from a reasonable apprehension of harm to himself, short of instant death, place himself in the situation by which he became subject to such constraint. अब उन सर्कमस्टांसिस में ये व्यक्ति अपने ही बेवकूफी की वजह से नहीं होना चाहिए. उसे पता है कि 4, 5, 10, 12 गुंडे वहां खड़े हैं और दे आर लुकिंग फॉर समवन, कोई बकरे की तलाश में है कि मतलब जो उनके भी आप पे क्राइम कर सके. यहाँ वहां जाके वहां उनके पास खड़ा हो जाता है, देखने लगता है, अरे विनोद क्या कर रहे हो, पकड़ लिया इन्होंने और करा लिया क्राइम. तब उस सिचुएशन के अंदर डिफेंस अवेलेबल नहीं होगा इस कंसर्न व्यक्ति को. आगे चलिएगा. एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म, बाकी का ये एक्सप्लेनेशन 2 पढ़ लीजिएगा. एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म, जो सेक्शन 33 है, बेसिकली ये कह रहा है कि अगर कोई छोटा मोटा हार्म हो रहा है तो वो कंप्लीटली प्रोटेक्टेड है. एक्ट कॉजिंग ट्रिफलिंग हार्म आर कंप्लीटली प्रोटेक्टेड. जैसे आप जा रहे थे, आपने किसी को धक्का दे दिया हल्का फुल्का, या आपकी कोनी लग गई उसको, तो वो जाके केस नहीं करेगा. ट्रिफलिंग एक्ट को डिफेंस बनाने का पर्पस ये है कि कोर्ट ओवरबर्डन्ड ना हो, छोटे मोटे मैटर्स के लिए केस ना हो. आप गाड़ी में जा रहे थे, आप बस में जा रहे थे, और आपके साथ वाली सीट पर जो बैठा था उस व्यक्ति ने, जब आप सो रहे थे, आपने अपना पाउच रखा हुआ था जिसके अंदर टॉफियां थी, उसने एक टॉफी निकाल के खा ली. यहां पर देखा जाए तो थेफ्ट हो गया है, मगर लॉ विल नॉट टेक कॉग्निजेंस ऑफ सच ट्रिफलिंग एक्ट. आप अपनी टॉफी चुराने के एवज में उसके खिलाफ चोरी का केस नहीं कर सकते, क्योंकि लॉ विल नॉट टेक कॉग्निजेंस ऑफ ट्रिफलिंग एक्ट, स्मॉल एक्ट्स. नथिंग इज एन ऑफेंस बाय रीजन दैट इट कॉजेज और दैट इंटेंडेड टू कॉज और दैट इट इज नोन लाइकली टू बी कॉज. चाहे वो काम करने की उसकी इंटेंशन भी हो, चाहे नॉलेज भी हो, ठीक है. Any harm if that harm is so slight that no person of ordinary sense and temper would complain of such harm. कोई जो नॉर्मली ऑर्डिनरी प्रूडेंस वाला पर्सन होगा उस हार्म के अगेंस्ट कंप्लेंट नहीं करेगा. बस में जा रहे हैं, आपको टक्कर लग गई, किसी व्यक्ति की कोनी लग गई, तो नॉर्मल ऑर्डिनरी प्रूडेंस वाला व्यक्ति क्या होगा, वो कंप्लेंट नहीं करेगा इस बारे में, और तुम केस कर दोगे. नहीं, कोई ऑफेंस नहीं बनता है. लॉ विल नॉट टेक कॉग्निजेंस ऑफ सच क्राइम, सच एक्ट. दूसरा, आपका एक फ्रेंड है, वो अभी गर्मी का मौसम चला हुआ है, सारे बाल कटवा के मरिंडा बन के आ गया, टकला होके आ गया. आपने उसके सिर पे, बचपन में ऐसे मारते थे ना टोला जिसको बोलते, बहुत तेज लगता है वो सिर में टकले इंसान के, जो आपका वो फ्रेंड है, अब आपके खिलाफ केस नहीं कर सकता, बिकॉज दैट इज अ ट्रिफलिंग एक्ट. नो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग
कैन बी थिंक ऑफ कंप्लेनिंग अबाउट सच एक्ट, ठीक है। सो इन दैट सेंस वो भी एक क्राइम नहीं होगा, कंप्लीट डिफेंस है वो भी। लॉ विल नॉट टेक कॉग्निजेंस ऑफ स्लाइट हार्म, एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म आर अ डिफेंस अंडर दी भारतीय न्याय संहिता। एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म आर प्रोटेक्टेड अंडर दी भारतीय न्याय संहिता। विद दिस जो हमारे जनरल एक्सेप्शंस थे, जो एंसिलरी टाइप ऑफ एक्सेप्शंस थे, वो पूरे होते हैं। कल हम स्टार्ट करेंगे प्राइवेट डिफेंस। प्राइवेट डिफेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके अंदर काफी लैंडमार्क जजमेंट्स भी हैं, वो भी करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्राइवेट डिफेंस। मैं बोलूंगा कि जनरल एक्सेप्शंस के अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज प्राइवेट डिफेंस। तो उस सेंस में हम उसको उसी हिसाब से डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। बताइए आपको आज का सेशन कैसा लगा। सेशंस के अंदर आपने माइन्यूट चीज़ों को, जो कंसेंट और जो माइनर डिफेंसेस हैं उनके अंदर जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, बहुत सिंपल करके आपने समझी या नहीं समझी, कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा, अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ, जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जो भी आपके टेलीग्राम ग्रुप हैं, उनमें ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर हमारे से आप रेगुलरली कंटेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम कम्युनिटी को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। टेलीग्राम पर जाकर जस्ट दून लॉ मैटर सर्च करिएगा, आपको टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप दिख जाएगा। थोड़ा व्हाट्सएप कम्युनिटी पर हम थोड़ा सा अब चीज़ें थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करने की पॉसिबिलिटी नहीं हो पा रही है, तो इसलिए हम टेलीग्राम पर शिफ्ट कर रहे हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करिएगा, आपको वहाँ पर बहुत सारे अपडेट, रेगुलर अपडेट अब मिलते रहेंगे। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, फीडबैक जरूर दीजिएगा।